नमस्कार दोस्तों, मैं सबीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आर्यभट्ट में। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक होगा आज का डिस्कशन का वो होगा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके हम कैसे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड पे जाएं उससे पहले हमको समझना होगा कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस का एक गुच्छा बोल सकते हैं आप। तो अगर एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को मैं एक साथ लेता हूँ और उन सारे इक्वेशंस का कंबाइन करके उनका एक कॉमन सोल्यूशन निकालता हूँ या ऐसा एक सोल्यूशन निकालता हूँ जो वो सारे इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशंस ऐसे इक्वेशंस हैं, आप जानते हैं इक्वेशंस हैं तो वहाँ पे वेरिएबल्स तो होंगे। तो चाहे जितने भी वेरिएबल्स उस इक्वेशन में यूज़ किए गए हों, उन सारे वेरिएबल्स का जो पावर होगा, जो इंडेक्स होगा, वो सिर्फ 1 होगा। अगर वहाँ पे कोई वेरिएबल है किसी एक टर्म में, उस इक्वेशन के किसी एक टर्म में कोई वेरिएबल है, तो उसका पावर सिर्फ 1 अगर होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस का एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को कंबाइनली सॉल्व करके कॉमन सोल्यूशन निकालने को, जिसको हम सिस्टम और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बोलते हैं, ये वो हम सीखेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे और हम ज़्यादातर 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स से ज़्यादातर हम डील करते हैं, यहाँ पे हिसाब करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम उसी के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन रखेंगे। तो चलिए मैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेता हूँ। उस सिस्टम्स में मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर 3 लीनियर इक्वेशन हैं तो डेफिनेटली 3 वेरिएबल भी होंगे। तो चलिए एक्स वाई जेड मेरे वेरिएबल्स हैं और उनको लेके मैं 3 लीनियर इक्वेशंस लेता हूँ और उसका एक सिस्टम बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सिस्टम 1। मेरे इक्वेशंस कुछ इस तरह से हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड वो एक क्रम में है। सारे इक्वेशन में एक्स पहले है, दूसरी जगह पे वाई है, तीसरी जगह पे जेड है। ठीक है। उनको क्रम बदलना नहीं है, क्रम समान होना चाहिए, वेरिएबल का क्रम समान होना चाहिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एक्स वाई जेड है उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स ए बी और सी टाइप्स कुछ मल्टीप्लाई हुए हैं। इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं। किसका? वेरिएबल एक्स वाई जेड का। इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे, इक्वेशन के राइट साइड में देखेंगे कुछ प्योर कांस्टेंट्स हैं। इनको मैं प्योर कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, और वो है d1 d2 d3। तो मेरे पास 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं जिसको कंबाइन करके मुझे कॉमन सोल्यूशन पाना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों इक्वेशंस को, क्योंकि उनका कॉमन सोल्यूशन पाना है, तो चलिए हम उसको ट्राई करते हैं। उसको एक इक्वेशन बनाने के लिए उसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वो इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको एक नया सिस्टम मिलेगा, सिस्टम 1 की जगह पे सिस्टम 2, जो कि एक सिंगल इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन होगा। तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा होगा हम एक सिंगल इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो उसी ही तीनों इक्वेशंस का आंसर मिलेगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 क्योंकि वो इक्विवेलेंट हैं, तो किसी को भी सॉल्व करने से दूसरे का आंसर मिल सकता है। तो उसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के लिए मुझे चाहिए मैट्रिक्स। तो चलिए मैं इस तीनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ 3 डिफरेंट मैट्रिसेस में। मेरा पहला जो मैट्रिक्स है वो मेरा बॉडी मैट्रिक्स है, उसका नाम है, मैं देता हूँ A। तो A बॉडी मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनके इक्वेशन वाइज उनके कोफिशिएंट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया है।
इक्वेशंस 1 को रो 1 लिखा, इक्वेशन 2 को रो 2 में और इक्वेशन 3 को रो 3 में। आप चाहे तो इनका जगह भी बदल सकते हो, लेकिन उस हिसाब से बाकी लोग को भी, बाकी मैट्रिसेस को भी बदलना होगा। ठीक है, तो वो लिखने के बाद मुझे एक बड़ा सा मैट्रिक्स मिला 3x3 ऑर्डर का, जिसको मैं बॉडी मैट्रिक्स ए बोलूँगा। मेरा सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है एक्स मैट्रिक्स, जिसमें सारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एक कॉलम फॉर्म में लिखे हुए हैं। थर्ड मेरा जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है, उसमें राइट साइड जो कॉन्स्टेंट्स हैं D1 D2 D3 वो भी कॉलम फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर मैं ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ वो बी के साथ इक्वल होगा। इन सिस्टम 1 से हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो इक्वेशन 1 है उसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए मल्टीप्लाइड विद एक्स इज इक्वल्स टू बी, जिसको मैंने नाम दिया सिस्टम 2। यहाँ पे ए एक्स और बी को मैं आगे पहले से ही मेंशन कर चुका हूँ। तो अभी हमारा लक्ष्य रहेगा इस सिस्टम 2 को सॉल्व करना, जिसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, जो कि एक सिंगल इक्वेशन है। अगर इस सिंगल इक्वेशन वाले सिस्टम 2 को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे सिस्टम 1 का भी आंसर मिल जाएगा। तीनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी ही काफ़ी है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो सिस्टम्स है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये कितने तरह का हो सकता है। ये 2 तरह का हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है या नॉन होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम कब कहलाता है ये, जब उसका राइट साइड का कांस्टेंट जो है मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स, अगर वो 0 मैट्रिक्स हो जाए, इसका मतलब सिस्टम 1 के हिसाब से D1 D2 D3 तीनों का वैल्यू एक साथ 0 हो जाए, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं। तो नॉन होमोजीनियस क्या है? नॉन होमोजीनियस जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई 0 नहीं हो सकता, बी के कोई एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते, बी के कुछ भी एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं, लेकिन बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 एक साथ नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, अगर 0 नहीं होंगे एक साथ सब तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सिस्टम 2 AX इक्वल टू बी, उसको सॉल्व करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है उसको हम एक थ्योरम के फॉर्म में यहाँ पे लिख के उसको प्रूव भी करेंगे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ। तो सिस्टम 1 या सिस्टम 2 कुछ भी आप बोल सकते हो, सिस्टम 2 बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। सिस्टम 2 का एक यूनिक सोल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ जब मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। इसके बाद वो जो सोल्यूशन मैट्रिक्स है, यहाँ पे सोल्यूशन मैट्रिक्स क्या है, जो वेरिएबल मैट्रिक्स होता है वही सोल्यूशन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है हमको जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड उनका ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन मैट्रिक्स एक्स, उसका वैल्यू बहुत सिंपल है, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए का हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस ऑर्डर में, और उस प्रोडक्ट के से हम ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे या 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमको 2 मेजर काम करने हैं। हमको डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करना है कि वो 0 है या नहीं। इसके बाद हमको बॉडी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है, उसको निकालना है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वहाँ पे हमको एडजॉइंट ऑफ ए के साथ बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ स्टेप पे इस प्रोडक्ट से हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड करना है। ऐसे करके हम उसका आंसर पा सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। अगर ए एक्स इक्वल टू बी है और यहाँ पे गिवन है कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो हम जानते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकलेगा। तो चलिए ए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, अभी ए इन्वर्स को हमारा जो मेन इक्वेशन है उसके दोनों तरफ से राइट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेंबर, याद रखिए,
राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे। उसके बाद हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आ गए हैं, ए इन्वर्स ए और एक्स, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट लाके हम ए इन्वर्स और ए में रख देंगे। अब ए इन्वर्स इंटू ए होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किससे मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है, तो एक्स एक्स ही रहेगा। तो इसी हिसाब से हमको जो सोल्यूशन मैट्रिक्स है एक्स, उसका वैल्यू मिला ए इन्वर्स इंटू बी। अभी हम प्रीवियस वीडियोस में इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे डालने के बाद हमने आज का जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है उसको भी प्रूव कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि एक मैट्रिक्स मेथड में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ का ज़रूरत होता है। पहले चीज़ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, वो 0 है या नहीं। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी, ये जो न्यूमरेटर का काम कर रहा है ये एक जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। तो जो न्यूमरेटर जो कि एक मैट्रिक्स है, डिनोमिनेटर जो कि एक डिटर्मिनेंट है, ये दोनों जीरो मैट्रिक्स या जीरो होते हैं या नहीं, उनके ऊपर इस सॉल्यूशन एक्स का नेचर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं उनको वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं या जीरो है या नहीं उस हिसाब से उनको कैटेगराइज करूं तो मेरे को ऐसे 4 कैटेगरी मिलते हैं। चलिए उसको हम एक टेबल में उसको डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमें समझने में सुविधा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये टेबल डिस्कशन करने से पहले 1-2 स्पेशल टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ होंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला टर्म है ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशंस होता है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है ये जो सॉल्यूशंस हैं ये सारे के सारे जीरो सॉल्यूशंस हैं या नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं। अगर वो जो वेरिएबल्स हैं उनके सारे के वैल्यूज़, सारे के वेरिएबल्स के वैल्यूज़ 0 निकल आते हैं तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सारे वेरिएबल्स के वैल्यू 0 एक साथ नहीं होते हैं, कुछ 0 हो सकते हैं, सारे के सारे 0 एक साथ नहीं हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं सिस्टम कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसको भी 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है। उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं या नहीं उसको लेके उनको 2 कैटेगरी किया गया है। इनका नाम है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम है अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकलता है तो हम बोलते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स को जानने के बाद हम उस कैटेगरी पे जा सकते हैं कि आंसर के कितने कितने कैटेगरी हो सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है, उसको हम ऐसे डिस्कस करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है और एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ मल्टीप्लाइड होने के बाद 0 मैट्रिक्स नहीं देता है तो वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिलेगा। और किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर चलिए यहाँ पे हमने एक्स वाई और जेड वाला इक्वेशन लिया है तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का सिर्फ एक ही सेट सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा एक्स वाई जेड का जो भी वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशंस होंगे और ऐसा और दूसरा सॉल्यूशन सेट हमको और नहीं मिलेगा, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड कैटेगरी है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 है, 0 नहीं है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 मैट्रिक्स देता है तो वहाँ पे भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, वहाँ पे भी आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन है। और वो क्या सॉल्यूशन है, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। मैं बोल चुका हूँ दोस्तों, ट्रिवियल मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ 0 आएंगे। थर्ड कैटेगरी है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है
तब वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इनकंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ये सिस्टम में सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे नेचर होगा नो सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सोल्यूशन है नो सॉल्यूशंस। तो आप याद करोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक स्पेशल ही केस है, एक इकलौता ही केस है जहाँ पे इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन आता है, बाकी सारे के तीनों केसेस में आंसर मिलेगा। फोर्थ कैटेगरी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होने के बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी भी जीरो मैट्रिक्स हो जाता है तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। और वो नेचर क्या है सॉल्यूशन का, वो होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है, अगर चलिए हमारे यहाँ पे एक्स वाई और जेड वाला हम इक्वेशन लेते हैं तो एक्स वाई जेड वाले ऐसे अनगिनत सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे जो इस सिस्टम को एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज है। अभी क्योंकि हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, सारे स्पेशल टर्म्स के मीनिंग भी जान लिए और डिफरेंट कैटेगरी भी समझ लिए, तो अभी वक्त है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फार्मूला। लेकिन वहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो जीरो है या नहीं है, उसके हिसाब से उसका कैटेगरी बोलेंगे। फिर इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसके साथ बी मल्टीप्लाई करके उसको भी चेक करेंगे कि वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है, उसके हिसाब से इन दोनों को कंबाइन करके हमको सॉल्यूशन का नेचर मिल जाएगा। नेचर कंफर्म होने के बाद हम फार्मूला यूज़ करके इन दोनों को डिवाइड करके आंसर पा सकते हैं, अगर वो कैटेगरी में आता है तो, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे, जिसमें यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम। 3 इक्वेशन एक्स वाई जेड का एक लीनियर सिस्टम दिया है, मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, सॉल्व करने से पहले हम ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल्स हैं वो तीनों इक्वेशन में एक ही क्रम में हो और हमारा जो कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट है वो राइट साइड में अकेला हो, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इस सिस्टम को मैं ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी वाले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे हमारा ए होगा बॉडी मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स है। अगर कहीं पे एक वेरिएबल है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो उससे हमको ए मैट्रिक्स मिल गया। बी मैट्रिक्स हमारा राइट साइड जो प्योर कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स है, और एक्स हमारा जो तीनों वेरिएबल्स हैं जिसका वैल्यू यहाँ पे हमको पाना है एक्स वाई जेड, उसका कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमारा लक्ष्य है एक्स, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। तो पहला हम काम क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे वो जीरो निकलता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला जिसका वैल्यू यहाँ पे -2 आता है। तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव मतलब नहीं रखता, ये मतलब करता है ये जीरो है या नहीं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है जो कि जीरो नहीं है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो हम जानते हैं उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये तो खुशखबरी है, सॉल्यूशन मिलेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा सेकेंड पार्ट में हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। लेकिन उससे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। आप जानते हैं एडजॉइंट वाले वीडियो में हमको मैं बोल चुका हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो उसके लिए हमको चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में हैं उनके कोफैक्टर्स। तो ये मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिया। कोफैक्टर वीडियो में हम जानते हैं कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो हमने कोफैक्टर जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसके सारे एलिमेंट्स के रो वाइज मैंने उनका कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब सी ऑफ ए, इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब इसको कभी ना समझे कि मैंने सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसका प्योर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सी मतलब कोफैक्टर, ए मतलब ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उसके जो कोफैक्टर्स मुझे मिले, मैं क्या करूँगा उस एलिमेंट्स को रिप्लेस करके कर दूंगा उसके कोफैक्टर के द्वारा। एलिमेंट को हटा के वहाँ पे उसका कोफैक्टर लिख दूंगा, तो वहाँ पे जो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको मैं यहाँ पे स्पेशल सिंबल में लिख रहा हूँ सी ऑफ ए।
मतलब को फैक्टर मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब वैल्यू डाल देते हैं जो हमने निकाला है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इसी को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं, जो रो होते हैं उनको हम उसी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जो रो 1 है वो कॉलम 1 हो जाएगा, रो 2 बिकम कॉलम 2, रो 3 बिकम कॉलम 3। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मिल गया। अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए को हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि वो जीरो मैट्रिक्स है या नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी, ये क्रम को ध्यान दीजिएगा, बी को पहले नहीं लिखेंगे, बी को सेकंड प्लेस में लिखेंगे। हम अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तो एक ही प्रोसेस होता है, रो बाय कॉलम प्रोसेस। तो रो बाय कॉलम को सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करके अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं और उसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे -6, -2, -2। अब क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट जीरो नहीं हैं, इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। अब ये जो सिचुएशन है ये रिप्रेजेंट करता है, आप उस टेबल में देख सकते हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे एक सिर्फ इकलौता सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम फार्मूला पे आ सकते हैं। हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स एक्स का फार्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी। अब ये तो वैल्यू निकल चुका है, ये दोनों वैल्यू लिख देते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे वैल्यूज़ मिल गए 3, 1, 1। ये एलिमेंट, ये जो वैल्यू है ये अंदर सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं x को एक्सपांड करके फुल फॉर्म में लिख सकता हूँ x, y, z, और इधर वैल्यू राइट साइड में वैल्यू मिला 3, 1, 1। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। x = 3 मिला, y = 1 और z = 1। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बाकी जो कैटेगरीज है वो उसके लिए आप अलग अलग एग्जाम्पल खुद से लेके आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप थोड़ा क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।